Hello friends, welcome back to my channel PC Square for Biology, and today we are going to discuss a chapter that belongs to the 12th standard, Unit 1, Reproduction, and the name of the chapter is Reproduction in Organism. In this unit of class 12, chapter 1, we are going to understand what reproduction is, why it is essential, why do organisms reproduce, is the process of reproduction as essential as other activities are in the life of organisms. So I want to tell you that reproduction is very important. Without reproduction we couldn't continue our survival on earth. So everyone has to understand clearly reproduction is very important. It is important for us to maintain our reproductive health, and all the conditions that can affect reproduction should be taken care by us while the period of growth in our life. तो आज बच्चों आप कक्षा 12वीं का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। और जीवों में जनन जो है आपको ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनन क्या वाकई में इतना अनिवार्य है जितना हम सोचते हैं। अगर कोई जीव जनन करने में सफल नहीं होता है तो उसका क्या होगा? क्या वह आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों की जो कंटिन्यूटी है, जो उसकी विविधता है, क्या उसको बनाए रख पाएगा? क्या उसकी जो पीढ़ियाँ हैं पृथ्वी पर पाई जाएंगी फिर से? तो प्रश्न का उत्तर ये सामने आएगा आपके कि जी नहीं, बिना रिप्रोडक्शन के आप पृथ्वी पर अपनी जो कंटिन्यूटी है, अपनी पीढ़ियों का जो पाया जाना है वो नहीं ढूंढ सकते आप। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, आपने क्या किया, एक ईंट रख दी, आप 1000 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, आप क्या देखते हैं कि जो वो ईंट है ना वो नॉन लिविंग है। आपने ये तो नहीं रखा कि भाई मैंने एक ईंट रखा था वहाँ पे 100 ईंट हो गया, अब चलो उसका मकान बना लेते हैं। तो ईंट जो नॉन लिविंग है वो ग्रो नहीं करती क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। आप ये देखते हैं कि ईंट के नहीं बॉडी में वेट में ग्रोथ नहीं हुआ है, उसका साइज़ ग्रो नहीं हुआ है, कारण क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि रिप्रोडक्शन क्या है। 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट में जिसका नाम है रिप्रोडक्शन जनन और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, इसमें आप क्या सीखने वाले हैं? क्या जनन बहुत इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, जनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनन की 2 विधियाँ हैं। अगर मैं आपको आपकी किताब के हिसाब से बताना चाहूँ, किताब के हिसाब से कुछ अलग नहीं है, 2 ही चीज़ है। जीवों में जनन 2 प्रकार से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, साथ ही ये बताया जाएगा कि आपकी जो NCERT की बुक में जो एक बहुत अच्छे टर्म है वो है लाइफ स्पान, जीवन अवधि, कि कोई जीव प्राकृतिक जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक कितना समय जीवित रह सकता है, ये उसका लाइफ स्पान कहलाता है। और लाइफ स्पान क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है आपके आसपास पाए जाने वाले घटकों से। जैसे आज सभी बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप सभी को ये बहुत ज़्यादा पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना शुद्ध नहीं है जितना हमारे पूर्वजों के समय पे होता था। इसमें विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हैं, प्लस में जो हमारे जो फीडिंग हैबिट्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट टू गुड। इतनी बेकार हमारी भोजन करने की आदतें हैं, रूटीन ठीक नहीं है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो चलिए बोर्ड वर्क स्टार्ट करता हूँ मैं। आज आप सीखने क्या जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देन इसमें आज आप क्या सीखेंगे? लाइफ स्पान। फिर सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर आप सीखने वाले हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ each type of reproduction। आज की क्लास में आप ये 3 चीज़ें सीखेंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज मैं डिस्कस करूंगा। देखो बच्चे, ये आज आपकी आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की।
इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक को पढ़ने में आप एक्साइटमेंट कहाँ से लाएंगे, वो क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट जैसे एग्ज़ाम में क्या चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आएगा, और वो जो क्वेश्चन आएगा तो क्या आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप बेटा एक टॉपिक सीखने जा रहे हैं, वो है लाइफ स्पान। तो आपको मैं कहूँगा कि भाई जितना भी जीव है उन सभी का लाइफ स्पान याद कर लो। बच्चे कहते हैं सर हम खाली हैं क्या, तो बेटा अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको अगर एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सही करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपसे कोई पूछता है कछुए का जीवन काल कितने समय का होता है, आप वहाँ पर गेम नहीं खेल सकते, आप 1 2 3 4 नहीं कर सकते, आपको करेक्ट आंसर पता होगा, आप बिना डाउट के क्लिक करेंगे। आपको कोई पूछता है बरगद के पेड़ की लाइफ कितनी है, आपको कोई पूछता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ कितनी है, आपको कोई पूछता है हॉर्स का लाइफ कितना है, तो आपके पास कुल मिला के डाटा होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन लाइफ स्पान से आता है। पहला ही टॉपिक क्या है, लाइफ स्पान। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाइफ स्पान इज द पीरियड ऑफ नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ। प्राकृतिक जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के समय के बीच की जो अवधि है वो जीवन अवधि कहलाती है, उसको जीवन काल कहते हैं, इसको लाइफ स्पान कहते हैं। अब आप मुझसे पहले ये समझ लीजिए कि जीवन काल को प्राकृतिक मृत्यु से किस तरीके से तुल्य करेंगे। मान लेते हैं आपका जन्म हुआ, जन्म होने के साथ आपके शरीर में वो सभी अंग हैं जिसको लेकर के आप बड़े हो रहे हैं। जैसे आपके पास हार्ट है, किडनी है। अब आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों बहुत ही बहुमूल्य अंग हैं, पर मुझे आप ये बताइए, क्या आपका स्टमक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आपके इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं हर एक पार्ट का इक्वल इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एक भी बॉडी पार्ट आपका एब्सेंट है तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी की जो एक्टिविटीज आप डेली परफॉर्म करते हो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसलिए आपको समझना है कि जो नेचुरल डेथ है वो कैसे आती है। कोई व्यक्ति जब मरेगा तो हम कैसे कहेंगे कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई, क्योंकि अब देखिए एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, उसका अचानक दुर्घटना से मृत्यु हो गया, वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। एक व्यक्ति को किसी ने बंदूक से गोली मार दी, वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जब किसी व्यक्ति ने जन्म लेने के बाद अपने जीवन का ज़्यादातर समय जिया, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके शारीरिक अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मान लेते हैं किडनी उसका फेल हो गया, या फिर जो उसका हार्ट फेल हो गया, तो किडनी और हार्ट दोनों के दोनों कब फेल हो जाएंगे, कैसे फेल हो जाएंगे। ये किडनी और जो आपका हार्ट है, दोनों के फेलियर में आपकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, जो कि आपको समझाएंगे कि एक व्यक्ति का जो लाइफ स्पान है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया। तो ह्यूमन बींग्स का पहले जो लाइफ स्पान था वो नियरली 100 ईयर्स था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ऑर्गेनिजम्स का, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स और हमारा दोनों का ही जो फीडिंग हैबिट है वो अच्छा नहीं है। जो हमारा लोकल एनवायरनमेंट पहले होता था वो अब वैसा नहीं है। जीवों को भी और हमें भी हमारा प्राकृतिक जो भोजन है वो शुद्ध रूप से नहीं मिल पा रहा है। खाने में मिलावट है, खाने के अंदर मिलावट के साथ साथ हमारी खाना खाने की बेकार जो विधियां हैं, जैसे कि मान लेते हैं अब कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति मीट खाता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाता है, तो इन सभी को खाने से कोई बेकार तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसका रेट ऑफ ऑक्यूरेंस, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे स्थान ले रहे हैं। तो इन सभी की वजह से क्या होता है कि जो आपकी किडनी है और हार्ट है ये प्रभावित हुए। किडनी ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, आपकी मृत्यु जो हुई वो क्या हो गई, प्राकृतिक हो गई। तो प्राकृतिक जो मृत्यु का समय है वो लगभग 60 से लेकर के 85 वर्ष है। वैसे तो ह्यूमंस की जो एवरेज लाइफ स्पान है आपको 100 ईयर्स मिलेगी, लेकिन क्योंकि अब सामान्य व्यक्ति क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा स्वस्थ भोजन नहीं कर पा रहा है, तो वो अच्छा भोजन नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका प्राकृतिक मृत्यु लगभग 65 साल से लेकर के 80 साल की उम्र में हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ लाइफ स्पैन के साथ। अब लाइफ स्पैन आपका हो चुका है, लाइफ स्पैन को आप समझ चुके हैं। आपको ये समझना है कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें से ठीक कौन सी है,
कौन सी बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है, कौन सी बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, या फिर आपको दोनों को ही अच्छे से समझना है और किसके बारे में क्या लिखना है आपको पता होना चाहिए। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है, ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आज मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा आज। ये जो आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है आज, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। देखिए, आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद सीधा ही रिप्रोड्यूस नहीं करने लग गए। आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद आपका डेवलपमेंट पीरियड आता है। जैसे एक बच्चा पैदा होने के बाद बेटा वो 18 साल से 21 साल के बीच में उसका मैच्योरिटी फेस होता है, जब वो शारीरिक रूप से तैयार होता है। शारीरिक रूप से तैयार होने के बाद अपना एडोलेसेंट एज कंप्लीट करने के बाद वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को जन्म दे सकता है। तो बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। और उससे पहले जो आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, इसको बोलते हैं एज ऑफ मैच्योरिटी, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ऑर्गेनिजम्स में इसको जुवेनाइल फेज बोला जाता है और प्लांट्स के अंदर इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। हाँ, जब दोनों के दोनों अपना वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज पार करके रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब आप में से कोई भी बच्चा इस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि आपने आज आम का पौधा लगाया, क्या वो उसने कल आम उगा दिया? तो आम का पौधा उगाने के बाद आपको करीब 10 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, जिस तरह का आम का वैरायटी है उसको उतना समय लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से आम उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आम कब निकलेगा? जब वो अपना मैच्योरिटी का जो फेस है, जब फेस ऑफ मैच्योरिटी वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेस में जब जाएगा तो भाई प्लांट्स का रिप्रोडक्शन आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, जिसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। फिर से वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ मैं, बाहर नहीं जाना है। लाइफ स्पैन हो चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी जीव के जन्म ले करके पूर्णतः विकसित होने के बीच के पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेस, और ये चीज़ प्लांट में वेजिटेटिव फेस कहलाती है। हाँ, हर एक जीव का जो वेजिटेटिव पीरियड होता है या फिर जो जुवेनाइल पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, मतलब ये कौन कौन से फेसेस हैं जो रिप्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए, आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, जरूरी नहीं कि आप रिप्रोडक्टिवली बहुत अच्छे एक्टिव हों, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए बेटा कि हमारे शरीर में एक टेस्टिस जो है, टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में ह्यूमंस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए नियरली 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, जिसको कि टेस्टिस मेंटेन करता है। अब मान लो कोई व्यक्ति आमतौर पर रहता है सामान्य परिस्थितियों में, उसको शिमला भेज दिया गया। अब शिमला भेज देने के बाद उसको ठंड लगेगी, ठंड से लगने के लिए वो बहुत सारा कपड़ा पहनेगा। हो सकता है कि वो बदले हुए मौसम में अपने आप को सस्टेन ना कर पाए, बचा ना पाए, अडेप्ट ना कर पाए, या फिर उसके पास कोई व्यवस्था ना हो, वो ठंड लग के मर जाए। तो जब किसी व्यक्ति को अपना जीवन बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में जीना पड़ता है, अंडर डिप्रेशन मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी की मार खा के जी रहा है, डेली पिटाई खाता है तो डिप्रेशन में आ गया। उसकी जो आसपास की जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ थी उसके जीवन जीने के लिए अच्छी नहीं है, तो उसकी जो बॉडी है वो उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और रिस्ट्रिक्टेड बॉडी जो है वो एक अच्छे चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकती। तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है या फिर जो चाइल्ड बर्थ है, और आप कह सकते हैं ये जो एक्टिविटी है वो अबायोटिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा सर्दी या फिर जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोनों ही कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। मेल फीमेल दोनों अपने जो जेनेटिक करैक्टर्स हैं वो अपने बच्चों में डालते हैं। किस तरीके से डालेंगे? बाय द मीन्स ऑफ गैमेट एक्सचेंज। गैमेट एक्सचेंज की मदद से ये क्या करेंगे, अपने जो करैक्टर्स हैं अपने आने वाली जो जनरेशन है पीढ़ियों के अंदर डाल देंगे। उसी की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे खास बात ये है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति रहता था सामान्य परिस्थितियों में जहाँ पर थोड़ी गर्मी थी, थोड़ी सर्दी थी, मौसम काफ़ी खुशनुमा था, लेकिन अचानक से उसको रेयर कंडीशन में भेज दिया गया। रेयर मतलब उसको पोल्स पे भेज दिया गया, उसको शिमला भेज दिया गया, उसको रेगिस्तान भेज दिया गया। तो ये तीनों ही कंडीशंस जो हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो
अब उस व्यक्ति को इस तरह के माहौल में अगर रहने की आदत नहीं है तो पहले उसको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किस तरह की उसे वेशभूषा पहननी है, किस तरह से उसको खाना खाना है। अपने शरीर को ऐसी परिस्थिति में अडेप्ट बनाने के लिए उसे लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे कि कमांडोज के साथ होता है, जो आर्मी है उनको ट्रेन किया जाता है रेयर कंडीशंस में रहने के लिए, विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए, एक्सट्रीम कंडीशंस में जीवित रहने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन यदि आपके शरीर में कोई भी ऐसा कारक अचानक से ही आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको जुकाम हो गया, तो क्या आपको जुकाम होने से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती? एक छोटी से छोटी बीमारी आपकी बॉडी में दूसरी बीमारियों को इंट्रोडक्शन देती है, कहते हैं भाई यहाँ पर बीमारी आ चुकी है, आप आ जाओ। तो आप अगर बीमारियों को अपने शरीर में पालेंगे तो आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत हद तक प्रभावित होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं, साथ में आपको अपना जो एनवायरनमेंट है उससे बच के रहना है। लंबा जो आपका टूर है, जैसे कि आपने 1 महीने का टूर किया, 2 महीने का टूर किया, उस 2 महीने के टूर के बाद आप फिर से सामान्य परिस्थितियों में रहने जब आते हो, अब आपको आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है उन 2 महीनों के बीच जी गई ज़िंदगी की, उस तरह का एनवायरनमेंट। अगर आप एसी में रहते हो, आप लंबे समय से एसी में रह रहे हैं, अचानक मान लीजिए आप गरीब हो गए, आपको पंखा चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या आपकी बॉडी सस्टेन कर पाएगी? आप एक्सेस ऑफ स्वेटिंग करोगे, डिहाइड्रेट होगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जो अडेप्टेबिलिटी है ये क्यों? आपके पेरेंटल जेनेटिक कैरेक्टर्स की वजह से है। मान लेते हैं भी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे दे वर वेरी रिच, वो लोग एसी में रहते थे, बहुत अच्छा खाना खाते थे, 10-10, 5-5 डॉक्टर्स थे फैमिली में। अब आपने जन्म लिया, अचानक फैमिली घाटे में चली गई, अब आपके पास एक व्यक्ति आपको पैरासीटामोल देने वाला नहीं है, पंखा हिलाने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो नेचुरली डेवलप हो रही हो, प्राकृतिक परिस्थितियों में रख करके आप किसी भी तरीके से अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो आर्टिफिशियल कंडीशंस है, जैसे गर्मी के मौसम में बाहर का तापमान 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, और आप घर में एसी में 16 डिग्री के तापमान में आराम से कंबल ओढ़ के सो रहे हो, तो जैसे ही 16 डिग्री से आप 45 डिग्री में जाओगे, 42 डिग्री में जाओगे, तो क्या होगा? आपका जो शरीर है वो झुलस जाएगा गर्मी से, और ये सभी की सभी चीज़ें आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करती हैं, आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है उसको प्रभावित करती हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, एक फादर एक मदर, या फिर एक मेल और एक फीमेल। मेल और फीमेल दोनों ही अपने गैमेट्स की मदद से अपने कैरेक्टर्स को अपनी संतति में डालते हैं, अपने न्यू जनरेशन के अंदर डालते हैं। हाँ, इसी के कारण जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें वेरिएशन आता है। मतलब जैसा मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स और मेरे जीन में बिल्कुल भी समानता नहीं मिलेगी। हाँ, जो समानता नहीं मिलेगी वही मुझे यूनिक बना रही है। हालांकि 99.9% जो मेरी जेनेटिक्स है वो मेरे पेरेंट्स से मिलती रही, लेकिन 0.1% जो रेयर जेनेटिक्स है वही मुझे यूनिक बनाती है, और वही मुझे अडेप्टेशन की एबिलिटी देती है। इसी वजह से मैं समय के हिसाब से अपने आप को वैरी कर पाऊँगा, बदलते हुए माहौल के हिसाब से ढाल पाऊँगा। तो आज मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जीव पैदा होगा उसकी जो जेनेटिक्स होगी, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगी वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी। मतलब वो देखने में अपने माँ बाप जैसा लगेगा। आप सभी अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे। और दूसरी बात क्या है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी की बात, जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे लेकिन 100% कॉपीज नहीं होंगे। दे वर सिमिलर बट नॉट लाइक ए सेम, वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे। यही सारी प्रॉपर्टीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थी। आपको मैंने लाइफ स्पैन के बारे में बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। मैंने बताया कि वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है। हर एक जीव का अपना जो रिप्रोडक्टिव फेज है या फिर जो जुवेनाइल फेज है वो अलग अलग टाइम के लिए होता है। हर एक प्लांट का, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है। और हाँ, आपकी जो आसपास रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वे भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आपकी जो सेक्सुअल हैबिट्स जो होती हैं या फिर जो सेक्सुअल आपका हेल्थ है वो प्रभावित होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका जो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट होगा उसमें आपको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और कंपेयर करेंगे कि विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर एंड वाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई वन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी better than the other? Is there any advantage of one over the another? So this will be discussed in the next video. Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and promote me as I am your own, so I could help you furthermore. And please click the bell icon to get
latest notifications. Okay, thank you.